Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 9th October, so let's get started. Again a severe earthquake has hit the Afghanistan. Alright, this is the deadliest. The earthquake was among the world's deadliest in a year when tremors in Turkey and Syria killed an estimated 50,000 in February this year. Alright, so over around 2,000 people died and the magnitude of the earthquake was 6.3. Mostly it hit the Herat, which is the fourth largest city of Afghanistan. Next is tensions at Lebanon border to Israel trades fire with Hezbollah. चलिए तो इसके बारे में ना थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री। बाकी देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ लिमिटेड ही बता रहा हूँ। बाकी हम लोग मेनली 450 सीरीज में पूरी पैलेस्टीन इजराइल इशू को कवर करेंगे। ऑलराइट, कल हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कवर किया था। आई होप आपने वो लेक्चर देखा हो। उसे जितना हॉलिस्टिक हम रख सकते थे उतना किया है हमने। चलिए, ये मैप है इजराइल का। तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, ये वाली, ये छोटा सा, ओके, दिस इज गाजा स्ट्रिप। ओके, और यहां पर रूल करता है हमास। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यहां पर है वेस्ट बैंक। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी साइलेंट दिस। ओके, दिस इज वेस्ट बैंक और यहां पर है ईस्टर्न जेरूसलम। ओके, दिस वन। और इस जेरूसलम में ईस्टर्न जेरूसलम को मांगता है पैलेस्टीन। वो कहता है कि हमारी फ्यूचर स्टेट की कैपिटल होगा ईस्टर्न जेरूसलम। ओके, जबकि इजराइल अभी भी ये इजराइल में ही है। इजराइल कहता है नो, नॉट जस्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बट एंटायर जेरूसलम बिलोंग्स टू इजराइल। ओके, फिलहाल के लिए पैलेस्टीनियंस ने अपनी कैपिटल रखी हुई है दिस रामल्ला। ऑलराइट, सो अभी जो पैलेस्टीन मोस्टली रहते हैं दे आर स्टेइंग इन दिस गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑफ गैलिली। ये लोकेशन की बात आ गई कि जॉर्डन रिवर पास हो रही है यहाँ से एंड हियर इज डेड सी। ओके, इसराइल की बॉर्डर शेयर करने की बात करें, पहले वेस्ट बैंक की ही बात कर लेते हैं, सॉरी गाजा की। ठीक है, तो गाजा पूरी तरफ से इसराइल से सराउंडेड है और एक तरफ से इजिप्ट से। ओके, सो कई बार इजिप्ट और इधर से सीरिया दोनों ने मिलकर अटैक किया है। ये इजिप्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका गाजा स्ट्रिप। और ऊपर देखिए यहां पर है लेबनान। ठीक है, यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्ला। राइट, इसके साथ भी इसराइल के रिश्ते कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, इनमें भी फायर एक्सचेंज होती रहती है। एंड दिस रीजन इज नोन एज गोलन हाइट। इसको यूएन ने कहा था कि इसराइल शुड फ्री दिस गोलन हाइट्स एंड रिटर्न इट बैक टू सीरिया, बट वो आज तक उसने कैप्चर किया हुआ है, ना सीरिया ले पाया है और ना इसराइल देना चाहता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई कुछ मैप वर्क की। बाकी मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी हम डिटेल में तो मेंस 450 में देखेंगे ही। कई वॉर्स हुई हैं, कई सारी पैलेस्टीन इतिहादा, क्या बोलते हैं यार उसको शॉर्ट में, आई डोंट नो, अरबिक वर्ड है। ओके, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, हम पूरी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मई 1948 में, जब इसराइल वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। राइट, एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बना इसराइल इस तारीख पे। बट काफी कंट्रीज ने उस वक्त पे इसको रिकग्नाइज नहीं किया था। और इसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गुरियन। राइट, अब जैसे ही इसको स्टेट डिक्लेयर किया तो अरब्स थॉट कि अभी न्यू न्यू बना है, वी कैन डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली। ओके, बट इट हैज अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ यूएसए। दिस है, और रिमेंबर वन थिंग कि जनरली ये माना जाता है कि हम इसराइल से दूर दूर इसलिए रहे क्योंकि हम इस्लामिक वर्ल्ड या मुस्लिम्स अपने देश में जो हैं उनकी कंसर्न की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूएसएसआर की वजह से हम लोग थोड़ा इसराइल से दूर रहे थे टिल ब्रेकडाउन ऑफ सोवियत, बिकॉज यूएसएसआर ऑलवेज कंसिडर्ड द यूएसए, सॉरी द इसराइल एज ए गेटवे टू यूएसए। इसलिए हमने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते भी सोवियत के ब्रेकडाउन होने के बाद ही स्टैब्लिश किए। राइट, सो ये मिसकंसेप्शन है कि मुस्लिम पॉपुलेशन को या मुस्लिम वर्ल्ड को सेटिस्फाई रखने के लिए इंडिया ने हमेशा इसराइल से दूरी बनाए रखी। ऐसा नहीं है, यूएसएसआर की वजह से हमने वो दूरी बना के रखी थी। ठीक है, और यूएसएसआर का सपोर्ट हमने 1971 वॉर में देख ही लिया था।
क्योंकि अगर ये अरब स्टेट का ऐसा होता तो 1962 वॉर में इन लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया था जब चाइना ने एग्रेशन किया। 1965, 1971 दे ऑल साइडेड विद पाकिस्तान। ऑलराइट, इट वाज द इजराइल जिसने हमें मिसाइल्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे थे कारगिल वॉर के वक्त। यहाँ से हमारे रिश्ते और ज्यादा स्ट्रांग हुए इनके साथ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अरब वर्ल्ड को खुश रखने के लिए हमने इसराइल को थोड़ा इग्नोर करके चला, नहीं, हम यूएसएसआर की वजह से, क्योंकि यूएसए कहीं ना कहीं यूएसए वाज लाइक अ फादर फिगर टू इसराइल। ऑलराइट, एनीवे हम लोग एक बार जरा क्विकली इसकी हिस्ट्री ट्रेस कर लेते हैं। 1948 बनने के साथ ही फर्स्ट अरब इसराइल वॉर ब्रेकआउट हुई। ओके, एक तरफ था इसराइल, दूसरी तरफ थे 5 अरब स्टेट्स। राइट, इराक, सीरिया, ये मैं आपको मैप लोकेशन दिखा ही चुका हूं, लेबनान, जॉर्डन एंड इजिप्ट। ये फर्स्ट वॉर ब्रेकडाउन हुई थी। यहाँ पर देखिए, ये रहा इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, ये 4 तो बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और साथ में सपोर्ट था इराक का। ठीक है, इन 5 के बीच में लड़ाई शुरू होती है यहाँ पर। फिर अल्टीमेटली सीज फायर अनाउंस किया जाता है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि बच्चा अभी पैदा हुआ है बट सपोर्ट फादर का है उसके पास, ओके, यूएसए का, तो उसे जीतना पॉसिबल नहीं था। ऑलराइट, तो सीज फायर हुई यहाँ पर, और जो वेस्ट बैंक था, ठीक है, वेस्ट बैंक वाला जो एरिया था वो दे दिया गया जॉर्डन के पास। ठीक है, इट वाज गिवन टू जॉर्डन। और जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है, जो बाद में अब जाके इंडिपेंडेंट है पैलेस्टीन स्टेट, अब जो गाजा स्ट्रिप है इट बिकेम, ये दे दिया गया इजिप्ट को। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट वॉर अगर नहीं होती तो इसराइल को जितना एरिया यूएन की तरफ से दिया जा रहा था ना वो कम था, बट आपने वॉर करके इसराइल ने और ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया जितना कि वो चाहता था। ठीक है, उसे अपनी खुद की कंट्री बनाने की जितना एरिया चाहिए था उससे ज्यादा उसने कैप्चर कर लिया। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट वॉर का नतीजा हुआ, और एक रिजल्ट क्या आया, नकबा। रिमेंबर दिस वर्ड, नकबा। नकबा का मतलब होता है स्टेटलेस। इसराइल जब यहाँ पे जीता तो ये जो पैलेस्टीन थे ये अपने ही घर में बेघर हो गए थे, बिकेम स्टेटलेस। अब वो इधर उधर रहने लगे, कहीं वेस्ट बैंक में रह रहे हैं अंडर जॉर्डन, कहीं गाजा स्ट्रिप में अंडर इजिप्ट। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट वॉर के नतीजे थे 1948 में। फिर 1956 में दोबारा वॉर स्टार्ट हुई, और ये क्यों हुई, क्योंकि जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर थे नासिर, ठीक है, उन्होंने स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था। ऑलराइट, इन्होंने स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर लिया था। तो फिर यहाँ पर ये वॉर स्टार्ट हुई, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसराइल ने यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला को ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था। ओके, और जबकि ब्रिटिश एंड फ्रांस जो इसको सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को, यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रांस ने स्विस कैनाल को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि स्विस कैनाल क्या है, पूरे वर्ल्ड का ट्रेड वहां से जाता है, तो वो कैसे उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इस मैप में पूरा नहीं दिख रहा है, बट ये वाला जो रीजन है ना, इसको आप कहते हो सिनाई पेनिनसुला। ये इधर से एक ट्राइंगल टाइप का बनता है, ठीक है, उसको हम लोग सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। तो ये हो गई बात सेकेंड वॉर की। क्लियर, मतलब यहां पर भी कहीं ना कहीं इसराइल भारी पड़ा इन सब पे। फिर थर्ड वॉर में आते हैं 1967, इसे हम लोग फेमसली कहते हैं 6 डे वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कहीं ना कहीं इसराइल को इनविंसिबल साबित कर दिया था। ओके, कि इसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसने 6 दिन में सभी कंट्रीज को डिफीट कर दिया था। ठीक है, उसने यहां से आपसे गाजा स्ट्रिप भी छिना ली, ठीक है, वेस्ट बैंक भी ले लिया जॉर्डन से, ऊपर हमारा जो गोलन हाइट्स है सीरिया से वो भी ले लिया। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो जेरूसलम था, स्पेशली ईस्ट जेरूसलम, जिसको पैलेस्टीनियंस मानते थे कि हमारी कैपिटल बनेगा, उसको भी छिना लिया। ठीक है, तो दिस वॉर एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ऑफ इसराइल इन दिस रीजन। ठीक है, अब कोई कंट्री इनके अगेंस्ट जाने के लिए सोच नहीं सकती थी। फिर 1973 में योम किप्पुर, ठीक है, योम किप्पुर वॉर होती है। इसमें क्या होता है, दिस इजिप्शियंस, द इजिप्ट एंड सीरियंस, इन लोगों ने सडन अटैक किया था एकदम। इसराइल के सोल्जर छुट्टी पर थे उस वक्त, और सडनली इन्होंने अटैक लॉन्च किया, क्योंकि उस टाइम वक्त चल रहा था रमजान, जो रमजान के ईयर होते हैं ना, सॉरी डेज होते हैं, आई थिंक 9 days और समथिंग। तो उस टाइम इसराइल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इस टाइम ये लोग अटैक करेंगे, बट इन लोगों ने किया, एयर अटैक शुरू कर दिया था।
एंड इजराइल वाज टेकन बाय सरप्राइज यू कैन से। और अब तक यहाँ पर लिबरल पार्टी डोमिनेट कर रही थी इजराइल की पॉलिटिक्स को, ठीक है। और इजराइल के लोगों की एक बात है कि वो लोग कभी भी अपने लीडर्स को माफ नहीं करते हैं अगर वो उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने में फेल हुए हैं तो। और यही हाल नेतन्याहू के साथ होगा। अभी भले ही पूरा कंट्री उनके साथ खड़ा है क्योंकि वॉर चल रही है, एक बार वॉर खत्म होने दीजिए, नेतन्याहू's पॉलिटिकल करियर इज ऑलमोस्ट फिनिश। यहाँ की जनता सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के बारे में कंसर्न है तो अपनी सिक्योरिटी के बारे में। और करीब करीब आई थिंक ओवर 1000 पीपल हैव बीन किल्ड एंड ऑल्सो किडनैप्ड। ऑलराइट, तो ये तो नेतन्याहू का फेलियर रहा है एंड इसके नतीजे भी यही होंगे कि ही इज नॉट गोइंग टू बी पॉलिटिकली एक्टिव एनीमोर। एनीवे, यौम किप्पूर, ओके, 1973। तो इसमें कहीं ना कहीं ये इनविंसिबिलिटी वाला जो मिथ था ना, इसको थोड़ा बर्स्ट मिला, ठीक है। क्योंकि इजिप्ट ये तो जानता था कि मैं जीत नहीं सकता, लेकिन मैं इसको इतना नुकसान पहुंचा दूंगा इसराइल को कि ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएगा मेरे पास। ओके, और फिर यहीं से कुछ नेगोशिएशन वगैरह शुरू हुए। और जो आपका सिनाई पेनिनसुला था इजिप्ट की, वो वापस रिटर्न किया इसराइल ने। ओके, सिनाई पेनिनसुला इसराइल को और इजिप्ट को वापस मिल गया। और बदले में इजिप्ट ने कहा कि ओके, मैं आपको पॉलिटिकल रिकग्निशन देता हूँ। ओके, तो इजिप्ट ने यहाँ पर इसराइल को रिकग्नाइज किया। क्लियर है? इसके बाद 1982 में इसराइल ने अपनी नॉर्थ में लेबनान को इन्वेट किया। उसका गोल था कि वहां पर ना एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1964 में बना था, वो स्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है। तो वो इसको एक्चुअली इजेक्ट करना चाहता था कि आगे चल के ज्यादा डोमिनेंट बने, उससे पहले पहले इनको निकाल दो वहां से। राइट, अब इसी बीच हमें दो चीजें और देखनी होंगी। फर्स्ट, पैलेस्टीन इंतिफादा, एंड सेकंड पैलेस्टीन इंतिफादा, ठीक है। ये दो चीजें और मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको ताकि आपको एग्जैक्टली पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। 1987 में यहां पर एक तरह की अपराइजिंग शुरू हो गई। ओके, और कहां पर हुई? वही गाजा स्ट्रिप में एंड वेस्ट बैंक में। ऑलराइट, काफी सारे लोग यहां पर मारे गए। अल्टीमेटली फिर बाद में एक ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन किया गया 1993 में। अच्छा, एनीवे, ये जो यौम किप्पुर वॉर थी ना, इसको फाइनली यूएन ने सीज फायर करवाया था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट ऑस्लो पीस अकॉर्ड हुआ, ठीक है, 93 में। 95 में साइन हुआ फाइनली बिटवीन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम रैबिन, एंड पीएलओ को इस टाइम हेड कर रहे थे यासिर अराफात। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के भी अराफात के साथ काफी क्लोज रिलेशन रहे। ओके, इंदिरा गांधी जी के फ्यूनरल पे ये आए भी थे एंड ही वाज लाइक क्राइंग पब्लिकली। ओके, ही वेप्ट, लिटरली ही वेप्ट एट अ फ्यूनरल, ठीक है। तो इंदिरा गांधी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा, इंदिरा गांधी हमेशा बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया उन्होंने पैलेस्टीन को, तो दे कंसिडर हर एज अ मदर फिगर। ऑलराइट, नाउ इसके बाद 95 में ओस्लो अकॉर्ड हो गया आपका। फिर आ जाते हैं सेकंड पे, सेकंड पैलेस्टीन इंतिफादा। यहां पर इजराइल आर्मी ने वेस्ट बैंक जो था इधर, वेस्ट बैंक के कुछ पार्ट से विड्रू कर लिया, ठीक है, 97 में। क्योंकि सब अकॉर्ड वगैरह हो चुका था, मान लिया था कि चलो अच्छे से रहते हैं। बट इन लोगों ने फिर से इंतिफादा लॉन्च कर दी 2000 में, ठीक है। और ये विजिट कहां से शुरू, ये इशू कहां से शुरू हुआ? देखिए, वहां पर कुछ दिन पहले भी न्यूज में था, अल अक्सा मॉस्क, ठीक है, इसराइल इसमें कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। तो यहाँ पर एक इसराइल के पॉलिटिशियन हुआ करते थे, उन्होंने विजिट कर दिया था। तो इसके रिएक्शन में काफी राइट शुरू हो गए थे यहाँ पर, ठीक है। फिर फाइनली एक सीज फायर किया जाता है इस पे, ठीक है। और इसराइल ने अपने लगभग सभी ट्रूप्स और ज्यूइश सेटलमेंट विड्रू करना शुरू कर दिया था फ्रॉम गाजा स्ट्रिप ऑल्सो, ठीक है, बाय 2005 एंड। राइट, तो ये बात हो गई इनकी। इसके बाद फर्स्ट लेबनिज वॉर, सेकंड लेबनिज वॉर, ये सब भी स्टार्ट हुई है, बट अभी सब हर चीज में नहीं जा सकते हम। इसको मैं मेंस में आपको करवा दूंगा क्योंकि अगर अभी ये सब करने जाएंगे ना तो फिर पूरा न्यूज़पेपर का टाइम इसी में चला जाएगा। राइट, बस आप उसमें ये याद रख लीजिए कि ऊपर जो लेबनान है, चलिए देख ही लेते हैं यार। फर्स्ट लेबनान वॉर है, 1982 से 85 तक चली थी। जस्ट अ सेकंड। ओके, और अटैक करने का पर्पस क्या था कि पीएलओ को वहां से इवैक्यूएट करना था, मतलब निकालना था उनको, ठीक है, वहां से वाइप आउट करना था उनको।
क्योंकि कल को ये एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बन के वर्ल्ड लेवल पर हमसे नेगोशिएशन करे, उससे बेटर है कि इसको वहीं पे खत्म करो। राइट, तो इसमें तो विक्ट्री मिली थी इसराइल को। ओके, इन्होंने पीएलओ को इन्होंने पीएलओ को एक्सपेल कर दिया था वहां से। ओके, बट उसकी नतीजा क्या हुआ कि इस लेबनान पे उल्टा सीरिया का फिर आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया था। ओके, और सीरिया ने ऑक्यूपाई करके रखा लेबनान को टिल 2005। राइट, फिर सेकेंड लेबनीज वॉर स्टार्ट होती है 2006 में। यहां पर इसराइल से लड़ रहा था हिजबुल्ला। ओके, और ये तीन लोकेशन अटैक कर रहा था, इधर नॉर्थ से आपको लेबनान की तरफ से, इधर गोलन हाइट्स की तरफ से, ओके, और इधर इसराइल के नॉर्दर्न पार्ट से। ओके, फिर अल्टीमेटली यहां पर भी यूएन ब्रोकर्ड एक सीज फायर लॉन्च हुआ। ठीक है, और याद ये रखिएगा कि ये जो हिजबुल्ला है, इट इज ए शिया मिलिटेंट ग्रुप। ओके, शिया मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला। और वो जो हमास है, ओके, इट इज ए सुन्नी लेड मिलिटेंट ग्रुप। ऑलराइट, वो आपका एक्टिव है उधर आपका वेस्ट बैंक पे। वापस एक बार मैप पे आते हैं। जी हियर, यहाँ पर ये जो हमास है ना, इट इज सुन्नी ग्रुप। ओके, और ऊपर यहाँ लेबनान से जो हिजबुल्ला लड़ रहा है, ये इट इज ए शिया ग्रुप। ओके, शिया। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने बस शॉर्ट में देखा अभी, बाकी इसको मैं आपको मेंस लेक्चर्स में पूरा डिटेल में कराऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी मैं बस आपको एक आइडिया देना चाहता था कि इनकी पूरी हिस्ट्री क्या रही है, इसकी टाइमलाइन क्या रही है, इसके पूरे लड़ाई झगड़े की। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट यौम किपुर वॉर कराऊंगा, जो कि अभी न्यूज़पेपर में आके दिया भी हुआ है, तो वो फिर आपके सिर पे से बाउंस हो जाता। चलिए, तो अब जल्दी जल्दी से हम न्यूज़पेपर देख लेते हैं। Israel fired barrages of artillery into southern Lebanon on Sunday after Hezbollah targeted three Israel military position. ओके, यानी कि अगर ये इसराइल है तो यहाँ पर ये ऊपर नॉर्थ पे लेबनान है, और इसी में से हिजबुल्ला जो ग्रुप है, ठीक है, ये इस पे फायर कर रहा है इसराइल पर। और हिजबुल्ला मैंने आपको बताया शिया ग्रुप है। अब जब भी शिया मिलिटेंट ग्रुप की बात आएगी, हमेशा याद रखना ईरान। ईरान ऑलवेज सपोर्ट दीज ग्रुप्स। ठीक है, सेम इज द केस गोइंग इन यमन वॉर। राइट, एक तरफ सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और वहां पर जो एक मिलिटेंट ग्रुप है उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो शिया ग्रुप है। राइट, तो हिजबुल्ला सपोर्टेड बाय ईरान। तो यू नेवर नो, अगर ये लड़ाई लंबी चली ना, और हिजबुल्ला ने अगर ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ठीक है, या किसी ने भी नुकसान पहुंचाया इसराइल को ज्यादा, तो वो कब ईरान की तरफ वॉर शिफ्ट हो जाए, यू कांट से। चलिए, यहाँ पर कुछ अच्छे वर्ड्स हैं पोप के। वॉर इज ए डिफीट, एवरी वॉर इज ए डिफीट। कभी यूज करना हो कहीं आंसर में एथिक्स में तो यूज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अजरबैजान जीत चुका है नगोर्नो काराबख रीजन को। ठीक है, अर्मेनियंस वहां से जा भी चुके हैं ऑलमोस्ट लाखों। तो यहाँ पर फ्रांस ने कहा है कि ये मिलिट्री एड भेजेगा आर्मेनिया को। तो अब अजरबैजान ने वार्न किया है कि अगर आपने ये किया तो इट कुड ट्रिगर ए न्यू कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ काउकेसस रीजन। काउकेसस की जो लोकेशन है ना इनकी, माउंटेनस लोकेशन उसको कहते हैं। ठीक है, आफ्टर ए लाइटनिंग मिलिट्री ऑपरेशन। एक बार ना कैलिफोर्निया का बहुत बहुत उछला था नाम कि चलिए चलिए, बहुत फर्स्ट स्टेट बना है यूएसए में जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉ बनाया है। ऑलराइट, वहां की जो लेजिस्लेचर थी उसने पास कर दिया था, और इंडिया ने भी काफी अप्रिशिएट किया था कि गुड। बट वहां का जो गवर्नर है उसने इसको वीटो कर दिया है। उनका कहना है कि देखिए, हमारे यहाँ ऑलरेडी ऐसे लॉज हैं जो प्रोहिबिट करते हैं एंसेस्ट्री डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो हमें और एक न्यू लॉ की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ बैड थिंग। ओके, टर्की कह रहा है वी आर पुटिंग अप ऑल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू अचीव काम इन द फाइटिंग, बट एडेड दैट इट टू स्टेट सॉल्यूशंस ओनली वे टू अचीव पीस। मतलब वो हमेशा से कहा जा रहा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन ही इस रीजन में पीस ला सकता है। दैट मीन्स एक जूइश स्टेट इसराइल के लिए, और एक पैलेस्टीनियन स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, लेकिन अभी क्या हाल है कि आपका जो गाजा स्ट्रिप है वो इस तरफ बिखरा हुआ है, इधर आपका जो वेस्ट बैंक है वो बिखरा हुआ है, और दोनों पैलेस्टीनियन के कंट्रोल में, लेड बाय पीएलओ। ठीक है, बट ना जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी है, ना कोई प्रॉपर प्रॉपर रिकग्निशन है। हालांकि रिकग्नाइज तो करती हैं कंट्रीज, बट स्टिल।
ठीक है, टू स्टेट सॉल्यूशन ही एक उसका सॉल्यूशन बन सकता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का बना है। बट क्या इंडिया में गांधी नेहरू उस टाइम जब एक्टिव थे दोनों, तब उन्होंने कहा था कि देखिए रिलीजन कोई बेसिस नहीं होता। ठीक है, अगर आप रिलीजन बेसिस पे स्टेट बना भी लोगे ना, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान की हालत हम देख ही रहे हैं आज। तो और उनकी थॉट्स जो थे वो वही वैसे ही थे जैसे इंडिया पाकिस्तान के उसमें थे। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि मुस्लिम्स को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिसको जहां रहना है वहां रह सकता है। राइट, तो वैसे ही थॉट उनके पैलेस्टीन और इसराइल को लेकर थे। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर्स के साइड से अपनी पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक कंज्यूमर्स ही है। तो उनको ये लगता है कि यार अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, ओके, तो इससे फिर हमारे इलेक्शन वोट इन सब पे असर पड़ेगा। बट कहने की बात यह है कि कभी प्रोड्यूसर्स की साइड से भी सोचना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग शुरू हुई है जस्ट ऑयल सीड की, और एमएसपी है 4600 पर क्विंटल। बट मार्केट में मंडी में इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 3400। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि कोई भी चीज महंगी होती है, आप उस पर कुछ ना कुछ पॉलिसी ले आते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बात करें तो फार्मर्स को मिल्क सेल करने पे मिल रहा था 38 रुपीज पर लीटर, जो कि अब घट के आ गया है आपका 32-33 रुपीज पर लीटर। तो मिल्क कंपनीज पैकेट पे के रेट तो बढ़ाती जा रही हैं, बट फार्मर्स को जो शेयर देना चाहिए उसको कम करती जा रही हैं। ओके, so the current sledgehammer approach of bringing down food inflation at all cost can politically backfire in states where farmers are a decisive vote bank. For example, Maharashtra, MP. ओके, तो इतना काम का नहीं था, बस मैंने आपको बता दिया है। चलिए यौम किप्पुर वॉर देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है तो अब आपको एक आइडिया है कब हुई थी, 1973। ओके, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरप्राइज रह गया था इस टाइम इसराइल। देखिए, यौम किप्पुर वॉर फॉट बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट एंड सीरिया ऑन द अदर साइड इन 1973। इट इज ऑल्सो द फोर्थ अरब इसराइली वॉर आफ्टर, एक तो ये 49 में हो गई थी स्टेट बनने के जस्ट बाद, 56 में हो गई थी जब नासिर ने इजिप्ट के नासिर ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया था, और 67 में हो गई थी जब जिसे हम बोलते हैं सिक्स डे वॉर। ओके, उसके बाद फिर 73 में होती है यौम किप्पुर वॉर। इसमें क्या हुआ, after a decisive victory in Six-Day War in 67, Israel has acquired an aura of invincibility, and it also captured the territories from its neighbors, including Golan Heights from Syria, Sinai Peninsula from Egypt. ठीक है, ये नतीजे थे 67 वॉर के। ओके, फिर होली इस्लामिक मंथ रमादान, इसमें अटैक कर दिया सीरिया इजिप्ट ने, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था इसराइल के लिए। ठीक है, उसके खुद के सोल्जर्स लीव पर थे फॉर यौम किप्पुर और द डे ऑफ अटोनमेंट, द होलीएस्ट डे इन जुडाइज्म। यौम किप्पुर वॉर का नाम उसी पे रखा गया है, द होलीएस्ट डे इन जुडाइज्म। नाउ मीनवाइल यूएस एंड सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर चली रही थी, यूएस सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, तो सोवियत यूनियन ने ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर दिया इजिप्ट और सीरिया को। ओके, तो और इनकी वजह से सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर में भी टेंशंस काफी एस्केलेट हो गई थी इस टाइम, और फिर फाइनली सीज फायर कराया गया एंड इसराइल रेपुटेशन ऑफ इनविंसिबिलिटी वाज टेंटेड। और क्योंकि नुकसान बहुत पहुंचा था इसमें, इसराइल को रेडी नहीं था वो, उसको लगा नहीं था कि 67 में इतनी मार खाने के बाद ये लोग दोबारा आ जाएंगे, और नतीजा वही होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पे डोमिनेट कर रही थी, लिबरल पार्टी, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस ने डोमिनेट किया है शुरू के 4-5 डेकेड्स को, उसी तरीके से वो लिबरल पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। ओके, और इसलिए कहा जाता है इसराइल के लोग, अगर आपने उनकी सिक्योरिटी लाइटली ली तो वो माफ नहीं करते अपने नेताओं को। नाउ इनिशियली काफी हैवी कैजुअलिटी सफर करनी पड़ी इसराइल को, एंड मेड इट क्लियर दैट इसराइल कुड बी बैटर्ड। ये साबित कर दिया था इजिप्ट ने, क्योंकि इजिप्ट की स्ट्रेटेजी भी यही थी, नॉट नेसेसरी टू डिफीट द मिलिटरीली सुपीरियर इसराइल, बट टू ब्रूच इट इनफ टू ब्रिंग इट टू द नेगोशिएटिंग टेबल। फिर आफ्टर सीज फायर एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया, एंड अंडर 1978 कैंप डेविड अकॉर्ड, इसराइल रिटर्न द सिनाई पेनिनसुला टू इजिप्ट, एंड 1979 में इजिप्ट इजरायली पीस ट्रीटी साइन होती है, एंड दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एन अरब कंट्री रिकॉग्नाइजिंग इजराइल एज ए स्टेट। ऑलराइट, अभी तक अरब कंट्रीज मान रही थी इसको हम वाइप आउट कर देंगे, बट पहली बार इजिप्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, नाउ Israel Egypt peace deal had nothing for Syria. Israel ended up occupying even more of strategically important Golan Heights, और वो आज तक उसके कंट्रोल में है। ठीक है, अब जो करंट कन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी क्या बात है, तो एक तो सबसे डेडलीस्ट है, बहुत मैसिव अटैक है एकदम। सेकंड,
इस बार भी इसराइल अनप्रिपेयर्ड था, क्योंकि क्या है, पिछले 1-1.5 साल से ना उसके यहाँ पे पॉलिटिकल इशू बहुत चल रहे हैं। आई थिंक साल में 3 बार तो उसके इलेक्शन हो चुके हैं। नेतन्याहू सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऊपर से उनके यहाँ पे भारी प्रोटेस्ट हो रहा था क्योंकि नेतन्याहू जुडिशरी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं इसराइल अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना एंगेज हो गया था कि वो सीरियस सोच ही नहीं पाया, जबकि उसकी इंटेलिजेंस इनपुट वगैरह बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं वो इंटेलिजेंस पे, पर उसके बाद भी वो तैयार नहीं रहा इस चीज के लिए। ओके, नेक्स्ट, many Israelis were preparing to observe Simchat Torah, which marks the end of annual cycle of public Torah readings. Torah constitute the first 5 books of the Hebrew Bible. Alright? चलिए, अब इंडिया के कंटेक्स्ट में आ जाते हैं। तो अब आप इसमें सच में देखेंगे कि इंडिया ने काफी गलतियां की हैं यूएसएसआर के दबाव में रहकर। अब वो कोल्ड वॉर का टाइम और था ऑब्वियसली, इसलिए हम मानते हैं कि आज अगर कोई ये बोले कि देखिए ग्लोबली हमारे सब कंट्री के साथ कितने अच्छे रिश्ते हैं, आज का दौर अलग है यार। कोल्ड वॉर के पहले का दौर बहुत अलग था। यूएसए की पॉलिसी ऐसी थी, इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। यूएसए सबसे ज्यादा चिढ़ता था जब भी इंडिया नैम समिट की बात करता था। ओके, उसका कहना था ये नैम इज नथिंग बट यू आर क्लियरली अगेंस्ट अस। ठीक है, तो उस टाइम चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कोल्ड वॉर के टाइम रूल करना, कंट्री को संभालना, वो बहुत अलग बात थी आज की कंडीशन से। इसलिए इंदिरा वॉज इंदिरा, नो मैच ऑफ हर, यू कैन प्राउडली। एनीवे, चलिए, कुछ लोगों को आजकल पसंद नहीं आता है। चलिए, नेक्स्ट, 1947 Nehru and Mahatma Gandhi vowed to support the Palestinian cause as they rejected the idea of two nations on the basis of religion. Okay, जैसे पाकिस्तान को रिजेक्ट कर रहे थे रिलीजन के बेसिस पर, वैसे ही इसराइल को भी रिजेक्ट कर रहे थे। हालांकि सिंपैथी थी ज्यूज की, क्योंकि वहां पर हिटलर ने अच्छा खासा इनका एक्सटर्मिनेशन किया था। ठीक है, तो गांधी जी को मॉरली सिंपैथी थी इनके साथ, बट वो ये नहीं मानते थे कि यार इसके बदले में पैलेस्टीनियंस जो हैं उनकी जमीन पर एक नया स्टेट इसराइल बसाना चाहिए। इसके अगेंस्ट थे गांधी जी। Now, any state based on religious exclusivity could not sustain on moral and political ground. Okay, ये पॉइंट्स याद रख लीजिए यार। ये आजकल ना कई जगहों पर अप्लाई होता है। ये म्यांमार के कंटेक्स्ट में भी होता है, जिस तरीके से उन लोगों ने रोहिंग्यास को मार के निकाला। तो अगर आप सिर्फ रिलीजियस एक्सक्लूसिविटी करोगे तो वो आपका स्टेट सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये आप श्रीलंका के केस में भी अप्लाई करते हो। वहां सिनरिस्ट लोगों ने तमिल्स के अगेंस्ट काफी। Anyway, India's position with regard to Palestine was guided by general consensus in the Arab world, the non-aligned movement and United Nations. When partition of Palestine plan was put to vote in UN, ठीक है, कि पैलेस्टीन जो रीजन है उसके पार्टीशन किया जाए, थोड़ा जुडिश स्टेट बना दिया जाए इसराइल के लिए और बाकी का मुस्लिम स्टेट और पैलेस्टीन। तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट में वोट कर दिया कि नहीं, पार्टीशन नहीं होना चाहिए इस रीजन का। सेकंड, व्हेन इजराइल अप्लाइड फॉर एडमिशन टू यूएन, नाउ लुक एट दिस ब्लंडर, when Israel applied for admission to UN, India again voted against it. Alright? न्यू दिल्ली ने हालांकि रिकॉग्नाइज कर लिया इसराइल को 1950 में, ओके, लेकिन किया भी कब, जब दो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट टर्की एंड ईरान ने रिकॉग्निशन दिया इसराइल को। ठीक है, 1950 में, जबकि बना कब था स्टेट, मई 1948। आपने 2 साल तक दिया नहीं कि अरब वर्ल्ड नाराज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियली यहाँ पर ऐसा यूएसएसआर का कोई प्रेशर नहीं था, वो सब बाद में आएगा जब हमारी वॉर शुरू होंगी 62, 65, 71 वगैरह। ठीक है, तो हम यूएसएसआर को नाराज नहीं करना चाहते थे, बट यहाँ पर भी हमने 2 साल लगा दिए। जब टर्की दे सकता था रिकॉग्निशन, जब ईरान दे सकता था जो कि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स थे, तो फिर आपको किस बात की देर की। Now in 1953, Israel was allowed to open a consulate in Mumbai, but no diplomatic presence. ठीक है, कॉन्सुलेट ओपन करने के अलाउ तो कर दिया था, बट डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी भी स्टैब्लिश नहीं किए थे हमने। ना मैंने आपको बताया 1964 में, तो 60-70s में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होता है। ठीक है, और इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव थे यासिर अराफात, उनके साथ इंडिया का एंगेजमेंट शुरू होता है। 75 में इंडिया रिकॉग्नाइज पीएलओ, दिस पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एज द सोल एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल एंड परमिटेड इट एन इंडिपेंडेंट ऑफिस एट न्यू दिल्ली। ओके, हमने इनको कहां पर ऑफिस दिया, इसराइल को मुंबई, और पीएलओ को कहां दिया, न्यू दिल्ली। अभी भी कहीं ना कहीं हमारी सिंपैथी पैलेस्टीनियंस के साथ ज्यादा थी। While India was one of the last non-Muslim state, okay, now read this carefully. We are one of the last non-Muslim state, यानी जितने भी क्रिश्चियन स्टेट्स थे, बुद्धिस्ट स्टेट थे, ये सब रिकॉग्निशन दे चुके थे इसराइल को, बट वी वर द लास्ट नॉन-मुस्लिम स्टेट टू रिकॉग्नाइज इसराइल, बट फर्स्ट नॉन-अरब स्टेट
ओके, मतलब मुस्लिम्स ने तो पैलेस्टीन को रिकग्नाइज किया होगा, बट उनसे पहले, उन मुस्लिम स्टेट से पहले हमने पीएलओ को रिकग्नाइज कर लिया। राइट, तो इसराइल को रिकग्नाइज करने में हम नॉन मुस्लिम, मैं नॉन मुस्लिम वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए, नॉन मुस्लिम स्टेट्स में इसराइल को रिकग्नाइज करने वालों में हम सबसे लास्ट थे, ठीक है, जबकि हमें पहले होना चाहिए था। पीएलओ को, ठीक है, पीएलओ को मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स ने रिकग्नाइज किया, उससे पहले तो हमने कर दिया था। ठीक है, तो ये दिखाता है हमारा पैलेस्टीनियंस के साथ सिंपैथी, एंगेजमेंट, एवरीथिंग। अब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में क्या हुआ, तो 1980 में व्हेन इंदिरा गांधी रिटर्न टू द पावर विद थम्पिंग मेजॉरिटी, शी कंटिन्यूड द सपोर्ट टू पैलेस्टीनियन स्ट्रगल। इंडिया अपग्रेडेड पीएलओ ऑफिस टू दैट ऑफ एन एम्बेसी, एंडोड विद ऑल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस। तो हमने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन पीएलओ के साथ पहले स्टैब्लिश कर लिए, इसराइल के साथ अभी भी नहीं किए। अराफात बिकेम द फ्रीक्वेंट विजिटर टू दिल्ली। इंडिया एंड पैलेस्टीन स्ट्रेंथर्ड, इनके रिलेशन और मजबूत हुए। 1983 में नैम समिट हमारे यहाँ हुआ था इंडिया में, एंड इट केम अप विद ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ सॉलिडारिटी फॉर पैलेस्टीन। फिर जब इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन हुआ तो अराफात अटेंडेड द फ्यूनरल एंड वेप्ट इन पब्लिक। राजीव गांधी, he continued India's approach towards Palestine and throughout outbreak of Palestinian Intifada, ये मैंने आपको बताया अभी, ओके, दो हुए थे, एक हुआ था 1987 में, दूसरा हुआ था 2000 में, ठीक है, गाजा और वेस्ट बैंक में। ड्यू टू आयरन फिस्ट पॉलिसी ऑफ इसराइल, आयरन फिस्ट मतलब एकदम एग्रेसिव, रुथलेस पॉलिसी ऑफ इसराइल। फिर यहाँ पे ग्राउंड शिफ्ट होना शुरू होंगे अब। नाउ क्रिटिक्स ऑफ न्यू दिल्ली पैलेस्टीन पॉलिसी, इट्स आउटराइट सपोर्ट टू अरब वर्ल्ड विद इन इंडिया, दी अरब कंट्रीज न्यूट्रल पोजीशन ड्यूरिंग इंडिया चाइना 62 वॉर। ठीक है, अब हम अरब के साथ सपोर्ट कर रहे थे पैलेस्टाइन कॉज को, लेकिन जब 62 में हमारी वॉर हुई चाइना के साथ, तो अरब वर्ल्ड ने कहा वी आर न्यूट्रल, ना हम इंडिया के साथ हैं ना चाइना के साथ हैं, और खुल के सपोर्ट किया पाकिस्तान को ड्यूरिंग 65-71। बट फिर भी हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया कि हमारे लिए किसकी फ्रेंडशिप ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। देखिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी अपनी जगह ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको अपनी कंट्री की सिक्योरिटी और सर्वाइवल को सबसे आगे रखना चाहिए। ठीक है, 65-71 में अरब वर्ल्ड खुल के पाकिस्तान के साथ था, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को पसंद नहीं आया। लेकिन खैर, हमने 71 वॉर जीत ली, तो फिर हमने इतना माइंड नहीं किया। ठीक है, इसराइल ने हमको जबकि 62, 65, 71 में भी आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ सप्लाई में हेल्प किया था। ओके, इसराइल उस वक्त हमें अनकंडीशनल हेल्प करता था। क्यों? क्योंकि कोई और उसको रिकग्नाइज कर नहीं रहा था, और उसकी नजर में इंडिया भी एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री था। जैसे इसराइल अकेला एक स्टेट है फॉर द ज्यूज, इंडिया इज द ओनली स्टेट फॉर द हिंदूज। तो कहीं ना कहीं वो मानता था कि ये दोनों कंट्रीज नेचुरल पार्टनर बन ही जाएंगी एक दिन। Alright, we are also surrounded by enemies. Israel is also surrounded by all the enemies. Okay, so now things change in West Asia and after Iraq invaded Kuwait. ठीक है, वो सद्दाम हुसैन वाला कुवैत जो एयरलिफ्ट फिल्म बनी है ना, वही वाली कहानी है। तो यहाँ पर जब इराक ने इन्वेड किया यहाँ पर, तो पीएलओ लॉ स्टेट्स पॉलिटिकल लीवरेज ऑन अकाउंट ऑफ इट सपोर्ट टू सद्दाम हुसैन। ठीक है, सद्दाम हुसैन का इराक अटैक कर रहा है कुवैत पर, और पीएलओ किसके साथ आ रहा है? सद्दाम हुसैन के साथ, यानी कि इन्वेडर के साथ। तो फिर आपकी मॉरल अथॉरिटी नहीं रह गई। एक तरफ तो आप कह रहे हैं हमारा प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हमें स्टेटलेस बना रखा है, हमें वर्ल्ड सपोर्ट करे, दूसरी तरफ आप एक एग्रेसर को सपोर्ट कर रहे हो जो एक छोटी कंट्री पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पीएलओ ने अपना मॉरल ग्राउंड खो दिया था। आफ्टर सोवियत डिसइंटीग्रेशन, दिस प्रॉम्प्टेड इंडिया टू मेक ड्रास्टिक चेंजेस इन इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स वेस्ट एशिया। अब जाके हमने सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद स्टैब्लिश किए डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल इन जनवरी 1992 आफ्टर चाइनीज स्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद तेल अवीव। ठीक है, यहां भी हमने अपने रिलेशन चाइना के बाद स्टैब्लिश किए इनके साथ। चाइना भी अब तक क्यों नहीं स्टैब्लिश कर रहा था रिलेशन? सेम सेम रीजन, यूएसएसआर। ओके, कोई मुस्लिम वाला एंगल नहीं आता है इसको, वो सब मिसगाइड करने वाली बातें। नाउ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर वीकेंड द नैम मूवमेंट, क्योंकि नैम का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें दोनों सुपर पावर्स के कैंप ज्वाइन नहीं करना है, हमें नॉन अलाइंड रहना है इन दोनों से। ठीक है, अब एक कैंप हो गया खत्म, अब तो एक ही बचा है। तो अब नॉन अलाइंड और अलाइंड वाली बात कहां से आती है? अब तो एक ही सुपर पावर बची है। तो नैम ने कहा नाउ वी विल स्टार्ट नैम 2.0। 2.0 में क्या है? पहले वी वर अगेंस्ट अगेंस्ट द बाइपोलैरिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दो पोल। नाउ वी आर अगेंस्ट द सिंगल पोलैरिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज यूएसए एज अ सोल सुपर पावर। ओके, पहले हम बाइपोलैरिटी के अगेंस्ट काम कर रहा था नैम, अब यूनिपोलैरिटी के अगेंस्ट कर रहा है। सो नैम 2.0 वर्ड जब आप सुनोगे तो आपके दिमाग में यूनिपोलैरिटी आनी चाहिए। Now, end of Cold War weakened the NAM movement and it reduced the ideological hostility towards Israel. और उसके बाद फिर इस टाइम तक बीजेपी भी एज अ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल
पार्टी इमर्ज होना शुरू हो गई थी, जो कि बहुत खुल के राइटिस्ट पार्टी है, बहुत खुल के सपोर्ट करती है कि इजराइल इज द फ्रेंड वी नीड, ओके, नॉट दीज अरब वर्ल्ड्स, दे विल ऑलवेज साइड विद पाकिस्तान. Now, 1992, Palestinian President Arafat paid an official visit to India. India establishment of diplomatic relations with Israel. ये पसंद नहीं आ रहा था पीएलओ को कि यार आपने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए. तो पीवी नरसिम्हा राव ने समझाया कि देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने इसराइल से एस्टैब्लिश किए हैं, तो ये इसमें एक अच्छी बात भी है कि इससे हमें एक लेवरेज मिलेगा, ठीक है, कि हम एक इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर पाएंगे इसराइल पे कि आप पैलेस्टीन के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आइए. ऑलराइट, इस तरीके से नरसिम्हा राव जी ने उनको समझाया. नाउ बात करें मिलिट्री टाइज और कारगिल वॉर की, तो आप एक तो याद रखिए बराक मिसाइल, ठीक है, ये हम अपने सबमरीन्स में यूज करते हैं. बराक मिसाइल ये हमने इसराइल से ही ली है. कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम हमारी दोस्ती स्ट्रांग हो गई थी. इंडियन एयरफोर्स नीडेड प्रिसीशन टारगेटेड बॉम्ब्स एज पाकिस्तानी इंट्रूडर्स वर हाइडिंग इन केव्स. ओके, तो इंडियन एयरफोर्स रीच आउट टू द इजरायली काउंटर पार्ट और उसने कोई टाइम वेस्ट किए बिना अपनी इमरजेंसी स्टॉक पाइल में से हमें वेपन्स भिजवाए. ओके, तो यहाँ से दोस्ती इंप्रूव हो गई. और पीएम मोदी के आने के बाद तो और ज्यादा विजिबल है, ये रिलेशनशिप काफी डीपन हुए हैं, ठीक है. और अब ओवर द डेकेड्स हमने सिर्फ इसको मिलिट्री या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि हमने और भी एरियाज में डाइवर्सिफाई किया. हमने एग्रीकल्चर में कॉपरेट कर रहे हैं हम लोग. ओके, कनेक्टिविटी विद इसराइल, बट और याद रखिए वो कॉरिडोर इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ओके, कॉरिडोर, ठीक है, आईएमईसी, इसकी बात हमने की थी, ठीक है, ये भी इसराइल से ही पास हो रहा है. बट ऑल्सो पार्टनर्स विद वेस्ट एशिया लाइक सऊदी, ईरान, कतर, इजिप्ट. ओके, इन सब के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं. फिर वो सब आ जाएगा उसमें. ब्रिक का मेंबर भी बना है ईरान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब हमारे इसके भी मेंबर बने हैं अभी. क्या बोलते हैं उसे, ब्रिक के, ठीक है. एससीओ में भी ईरान आ चुका है, ठीक है. तो ये सब वहां पे फिर वो सारे रिलेशन आप कनेक्ट कर सकते हो. नाउ वेस्ट एशियन रीजन इज बोर्न आउट ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि हमारे 90 लाख स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी रहती है इस रीजन में, वेस्ट एशिया में. ओके, 50% ऑफ एनर्जी नीड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशिया से. सो इंडिया इज इन ए डिप्लोमेटिक टाइट स्पॉट. द करंट हॉस्टिलिटी टेस्ट द अब्राहम अकॉर्ड एंड रैप्रोचमेंट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इसराइल. अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ये यूएसए साइन करवाना चाह रहा है ताकि इसराइल और सऊदी अरेबिया में रिश्ते इंप्रूव हो सके. और सऊदी अरेबिया से इंप्रूव हो गए तो समझो पूरे वेस्ट एशिया से भी इंप्रूव हो जाएंगे. ओके, तो ये लगभग हमने इसराइल के बारे में बहुत अच्छे से सब चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है. मिलिट्री एक्शन लेगा इसराइल, क्योंकि उनकी यहाँ पर डेथ ऑलमोस्ट 1000 तक हो चुकी है, और इसराइल छोड़ेगा नहीं. आप देख लेना, ये इनके नॉट जस्ट इनके फाइटर्स, ये जो मिलिट्री लीडर्स हैं, बट इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स भी है ना, ये पीएलओ वगैरह के, वो उनके अगेंस्ट भी परस्यू करेगा. इसराइल इस मामले में बहुत डेंजरस है. इट डजेंट फॉरगेट एनीथिंग. चलिए, सिक्किम वगैरह का ये GLOF पे मैं आपको एक बस फुल फ्लेजेड लेक्चर उसमें दूंगा मेंस में, तो उसको अभी मत देखिए. नेक्स्ट, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, आगे बढ़ते हैं. नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. राजस्थान का पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है. ये सब कांग्रेस बैलेंसिंग एक्ट, दिस एंड दैट. लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर एज वेल. चलिए, यहाँ पर आते हैं सर्विस सेक्टर में. अब देखिए, जब सर्विस सेक्टर हमारे दिमाग में आता है, हम लोग क्या आता है, आईटी सर्विस, ITES, ठीक है, यही सब आता है. बट ऐसा नहीं है, काफी सारी चीजें आती है इसमें, जैसे एडवोकेट्स, ठीक है. ये सब क्या है, ये सब आपकी सर्विसेज ही हैं. अकाउंटिंग, राइट, डिजाइनिंग वगैरह आप जो करते हैं, ये सब हमारी सर्विस सेक्टर में आता है. तो एक अच्छी बात ये है कि सर्विस सेक्टर में हम लोग धीरे धीरे वैल्यू चेन में इंक्रीज कर रहे हैं. जैसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था BPO से बस, ठीक है, कॉल सेंटर टाइप खोल लेते थे और दूसरी कंपनीज के लिए उस काम को करते थे. नाउ सर्विस सेक्टर, इट इज फास्ट इवॉल्विंग सर्विसेज एक्सपोर्ट, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज, न्यू सर्विसेज राइजिंग अप द वैल्यू चेन एंड क्रॉसिंग ओवर इनटू मैन्युफैक्चरिंग. कैसे, अभी पता चलेगा. नाउ नेट बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे सर्विस एक्सपोर्ट अराउंड $60 बिलियन ए ईयर मोर इन रेवेन्यू देन 3 years ago. तो $60 बिलियन तक का हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है अपने सर्विस सेक्टर में. नाउ, और इसने तेजी कैसे पकड़ी, पैंडेमिक के बाद. क्यों, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है. Pandemic period was a shot in the arm for the IT services. Work from home increase and the demand for tech capability.
इंडिया इज नो लॉन्गर दी कॉल सेंटर ऑफ 1990s, ठीक है, बीपीओ वगैरह से स्टार्ट हुआ था हमारा। इट इज नॉट इवन द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर अर्ली 2000, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग वगैरह ज्यादा करते थे, ठीक है। सबसे पहले बीपीओ से स्टार्ट किया, कॉल सेंटर वगैरह, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह करने लगे, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा एक लेवल राइज कर गए, अच्छे इंजीनियर्स आने लगे हमारे पास, थोड़ा सा कंपेरेटिवली चीप भी थे एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। तो दूसरी कंट्रीज ने प्रेफर किया कि सॉफ्टवेयर बनवाना है इंडिया से बनवा लेते हैं, टेस्टिंग करवानी है इंडिया से करवा लेते हैं। नाउ वी आर मूविंग अप द वैल्यू चेन एंड इज नाउ सेलिंग ए होस्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक अकाउंटिंग, लीगल सर्विसेज, ठीक है, एचआर, टू बिजनेस डेवलपमेंट, डिजाइन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे राइज करते हो ना वैल्यू चेन में, वैसे ही हम सर्विस सेक्टर में भी राइज कर रहे हैं। और ये तभी होगा कि देखिए, एक होता है वैल्यू टर्म में करना, ठीक है, यानी कि आप सर्विसेज अगर कम भी एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन अच्छी वैल्यू की कर रहे हो, तो आप ज्यादा फायदे में रहते हो, ठीक है। सिर्फ वॉल्यूम टर्म में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और एकदम सस्ती टाइप की हल्की सब है जिसकी कीमत भी बहुत कम है, तो आप ज्यादा भी एक्सपोर्ट करते हो ना तो वो कम दिखता है, राइट। तो हमें इस वैल्यू चेन में ऊपर की तरफ बढ़ना है ताकि हमारी सर्विस उतनी हाई क्वालिटीज की हो कि आप वैल्यू टर्म में ज्यादा अर्न करोगे, ऑलराइट। हमें वॉल्यूम पे ध्यान नहीं देना, हमें वैल्यू चेन पे देना है। तो अब बीपीओ सेंटर आप कितने भी खोल लो, कितने भी कॉल सेंटर खोल लो, उससे उतनी ज्यादा रेवेन्यू नहीं आएगा आपके पास, राइट। आप सॉफ्टवेयर वगैरह सर्विसेज टेस्टिंग वगैरह कर लो, उससे भी उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं आएगा। लेकिन ये जो लीगल सर्विसेज हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनमें आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है, ऑलराइट। सो ये याद रखिएगा, हमें इस वैल्यू चेन में इस लेवल पे पहुंचना है। आप क्लियर? Now, at least four different service providers are dominating the scene, while large IT firms continues, okay, Infosys, Wipro and all, okay. Mid-sized IT firms have been gaining market share and consulting firms are growing. आजकल हमारे आसपास बहुत consulting firms देखने को मिलते हैं हमें. Their service export books. Now, finally, India now boasts the world's largest share in global capability center. ये जरा याद रखिए, इसी पे ये पूरा आर्टिकल बेस है. Global Capability Center. So, what are these GCC? GCCs have traditionally provided tech and IT support to their parent MNC companies. ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सिस्को वगैरह, ये आउटसोर्स कर देती थी अपनी सर्विसेज छोटी इंडस्ट्रीज को। बट नाउ दीज स्मॉल इंडस्ट्रीज आर ग्रेजुअली मूविंग अप द लैडर टू हायर वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक लीगल, ऑडिट, डिजाइन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हमारी कंपनी सिर्फ एक आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरह काम नहीं कर रही है बड़ी एमएनसीज के लिए, हम लोग खुद मूव कर रहे हैं उस लेवल पर। In 22-23, 1,600 GCCs made up market of $46 billion, employing 1.7 million people. It is no surprise that even though professional and consulting service exports are still just a quarter of IT service exports, they have grown the fastest. ठीक है, भले ही हमारा इसका ये कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर कम हो टोटल एक्सपोर्ट में सर्विस सेक्टर के, बट ग्रोथ बहुत तेज है, दैट इज 31% CAGR, बहुत होती है ये, ठीक है। कंप्यूटर सर्विसेज की भी ग्रोथ अच्छी है 16%, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी अच्छी है 13%, यानी कि हम आप कह सकते हो थर्ड लेवल पर आ रहे हैं। हमने बीपीओ से स्टार्ट किया था, ओके, वहां से हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ गए थे, एंड नाउ वी आर मूविंग टू हायर सर्विसेज लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीगल, अकाउंटिंग एंड सो ऑन, ओके। तो इससे इंक्रीज देखने को मिल रहा है आईटी सर्विस एक्सपोर्ट में। Now, once the global growth bottoms out, India's service sector exports can gather pace momentum. अभी वो जो उधर डेवलप कंट्रीज में उनमें थोड़ी सी मंदी चल रही है, जैसे उनका वो सब ठीक हो जाएगा थोड़ा, तो हम लोग और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो सर्विस एक्सपोर्ट है और बढ़ेंगे। Now, one of the several reasons for this is permanent change in attitude about getting more work done from home. Second, India offers a skills portfolio which is able to produce a gamut of services ranging from engineering to design, impressive internet penetration, young and digital savvy demographies, and improving education attainments. Now, three, India offers a cost competitiveness. सस्ते लेबर मिलते हैं हमारे यहाँ, मतलब सस्ते इंजीनियर्स मिलते हैं हमारे यहाँ, ओके। जैसे इन वैल्यू टर्म्स इंडियन आईटी सर्विस एक्सपोर्ट मेकअप 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, बट इन वॉल्यूम टर्म वी मेकअप 36% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो सोचिए, अगर हम और अच्छी चीज इस वैल्यू चेन लेडर में और ऊपर जाएंगे, तो वैल्यू टर्म में जो अभी हमसे ग्लोबल ट्रेड का 18% ले रहे हैं, जबकि हम वॉल्यूम टर्म में 36% कंट्रोल कर रहे हैं ग्लोबल का, ठीक है। तो अगर हमारी इसकी वैल्यूज और इंप्रूव हो जाएंगी तो ये 36% हमें कितने अच्छे रिटर्न देंगे, राइट। सो India is at a tipping point from which growth trend in service exports will tend to be even stronger. The global service exports is much higher than India's,
Okay, India is at a point where other countries were able to take off and grow their service exports even more quickly than before. क्योंकि इनका एनालिसिस कहता है जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है कि आज इंडिया का सर्विस सेक्टर जिस स्टेज पे खड़ा है ना, उसी स्टेज पे जब इन डेवलप कंट्रीज का सर्विस सेक्टर था, यूएस, यूके, जर्मनी, आयरलैंड का, तो उसी स्टेज से इन लोगों ने बहुत तेजी से लॉन्च होता है यहाँ से सर्विस सेक्टर, बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो हम उस टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग को सिर्फ ग्रो ही करना है, वो भी बहुत तेजी से। Many multinationals are increasing their footprints in India. Okay, those which started with producing services, for instance, via GCCs, are increasing the range of services. Okay, हमने सिर्फ एक बैक सपोर्ट की तरह स्टार्ट किया था बड़ी कंपनीज का, बट नाउ हम लोग खुद वो काम कर रहे हैं जो ये एमएनसीज करती थी। And some special sectors such as medical equipment, electronics and precision manufacturing are even crossing over into manufacturing. अब ये कह रही हैं कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसेज है ये कोई ऐसा वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है इनमें। आजकल ऐसी सर्विसेज भी आ गई हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ ओवरलैप कर रही हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस डोमेस्टिक सर्विसेज। तो यहाँ पर हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का खासकर बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। UPI, Aadhaar and all. So many tech startups have plugged into it using variety of business model. Most are focused on service sector, but over time they could become more ambitious and move into manufacturing and agriculture. Rather than be confined to growing new India, they could take on the challenge of lifting old India up. Startups could help small firms gain access to formal credit, cheaper raw materials, bigger financial markets, better warehousing, logistic, enhance and quality checks. अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग में वेयर हाउसिंग वगैरह का प्रोसेस, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, इनकी मॉनिटरिंग, कितना सामान पैकेट्स आए, कितने कहाँ गए, ठीक है, एनहांस्ड क्वालिटी चेक्स वगैरह जो करने, तो आजकल ये सब किससे हो रहा है? ये आपका मतलब वैसे ही सब मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, बट इनको मॉनिटर करने के लिए आप क्या ले रहे हो? सर्विसेज से तो ले रहे हो ना। ओके, तो अब सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, तो ऐसा कोई वाटर टाइट सेपरेशन नहीं रह गया है। ओके, आज आप अपने जैसे हम लोग पीडीएस वगैरह में जो ट्रक से वो भेजते हैं अनाज आगे, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह, तो उसको जीपीएस के थ्रू हम मॉनिटर करते हैं, राइट। तो आप आजकल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग को आप सर्विस से अलग नहीं कर सकते, और ऑटोमेशन जैसे जैसे आता जा रहा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर ऑटोमेशन हो रहा है तो साथ में आपको सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट होगी जो उन सबको मैनेज कर सके उस ऑटोमेशन को। Now, by enabling small manufacturers to gain the advantages larger ones benefit from, that they are incentivized to expand. अब आपने कुछ ऐसे काम जो आराम से हो सकते थे आपने छोटे फर्म्स को दे दिए, तो बड़े फर्म्स के पास अब टाइम है, रिसोर्सेज है कि वो दूसरी जगह एक्सपैंड कर सकें। फॉर इंस्टेंस इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ऑटोमेटिक व्हीकल वगैरह आ रहे हैं, प्रोक्योरमेंट सर्विसेज, ई कॉमर्स सेक्टर्स एंड सो ऑन। At the heart of India's job problem, the reason is sluggish low and medium tech manufacturing sector. They remain too small for too long, so they never enjoy the economy of scale to create enough jobs. India needs a slew of reforms which remove many of the impediments manufacturing face, and the rise in the modern services can energize the manufacturing. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इजराइल का वही सब इशू है, तो इसमें बस अब ये कह रहे हैं कि रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज क्या है। पहली पॉसिबिलिटी तो है कि यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज फिर से री एंगेज करेंगी इस रीजन में, ठीक है, जो कि अभी कुछ टाइम से वो लोग पीछे हट रहे थे। Military and security supplies, increasing intelligence cooperation. Now, Israel will actively pursue the perpetrators of this massive infiltration. Obviously, senior member of Hamas, both political and military, will be on Israel target list. This is second point. Hamas attack is like a 9/11 moment for Israel, जैसे यूएसए में हुआ था, ठीक है, उसामा बिन लादेन वाला केस, ठीक है, उसके बाद से यूएसए ने टेररिज्म पे एक वॉर स्टार्ट कर दी थी, तो वैसे ही कुछ मोमेंट है ये इजराइल के लिए। ओके, इजराइल शायद यहां से अब टेररिज्म को और एग्रेसिवली परस्यू करेगा, क्योंकि पहले ऐसी थॉट थी कि वन मैन टेररिस्ट इज अनदर मैन फ्रीडम फाइटर, बट दिस इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल इवन इन ग्लोबल साउथ नाउ. Besides killing a large civilian population, the militants have also kidnapped dozens of Israeli civilians, including women and children. Now, Israel has been focusing on Iran as the principal benefactor of Hamas. It can no longer ignore the role of Qatar. Okay? तो हमास को भी सपोर्ट कर रहा है ईरान, उधर हिजबुल्लाह उसको भी सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वॉर ईरान की तरफ एक्सटेंड कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ईरान पे ध्यान देने की चक्कर में आप कतर को इग्नोर मत करना, क्योंकि कतर जिसकी कैपिटल दोहा है वो मेन परपिचुएटर है जो इनको पूरे फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। पहले भी लड़ाई हुई थी, तब भी
कतर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें. It is engaging in funding and patronizing several Islamist groups, including Hamas. Qatar has silenced its critics and detractors by effectively using its energy-generated wealth and sports washing. Indeed, prolongation of Israel and Hamas conflict in 2014 was partly fueled by Doha. Okay, तो सिर्फ ईरान पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कतर पे भी ध्यान देने की जरूरत है इसराइल को. Israel must accommodate Saudi's suggestion and proposal for shoring up support for Mahmoud Abbas. Okay, ये हैं president of Palestine National Authority that controls the West Bank. Now, the crisis offers a temporary reprieve for Netanyahu, who has been facing opposition over his reform agenda. वो judicial reform की बात कर रहे हैं. Okay, against his efforts to minimize the power and functions of judiciary. Although there is a call for unity government, but this is temporary. Okay, they are unable to pay sufficient attention to pressing security challenges. उनके यहाँ politics में इतने उथल-पुथल होती रही कि वो security पे ध्यान दे नहीं पाए. Israeli citizens have been unforgiving of their leaders and government if they fail in their fundamental security responsibility. The Yom Kippur War of 1973 ended the monopoly of Labour Party in Israeli politics. So the end of Netanyahu's political career. यहाँ पे देखिए अब ये हमें भी ये वाला जो इंसिडेंट हुआ ना इसराइल, इससे हमें भी सीखने की जरूरत है कि ये नहीं कि काफी टाइम से अगर कहीं पे पीस चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, हो सकता है किसी बड़ी चीज की तैयारी हो रही हो, क्योंकि हमारे कश्मीर में मैसिव डिप तो देखने को मिला है वायलेंट इंसिडेंट्स में, बट देयर हैज बीन हाईएस्ट रिकवरीज ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन एंड आईईडीज इन लास्ट 4 years. ऑलराइट, सो अगर ऐसी किसी मैसिव चीज प्लान की जा रही हो, मैसिव अटैक्स आप पे प्लान किए जा रहे हो, तो उसको लेके ज्यादा लूज नहीं पड़ना चाहिए कि चलिए यहाँ तो वायलेंस नहीं हो रहा है. गवर्नमेंट क्लेम भी करती रहती है वायलेंस पर डिप आया है, तो फिर ये हथियार क्यों आ रहे हैं इतने, आर्म्स, एम्यूनिशन, आईईडीज. ऑलराइट, तो हमें थोड़ा केयरलेस नहीं होना चाहिए, वरना वो इसराइल वाली गलती हो जाएगी. आर्टिकल 355. ओके, देखिए आर्टिकल 356 आपको पता है प्रेसिडेंट रूल लगता है इसमें. आर्टिकल 355 क्या कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. तो मणिपुर में इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है इतना, तो किसकी ड्यूटी है, सेंटर की. ठीक है, तो यहीं पे एक ऑफिसर ने कहा था कि आर्टिकल 355 मणिपुर के लिए है या नहीं है, और अगर है तो फिर आप अभी तक अपना इग्नोर कैसे कर रखा है आपने, वहां इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है. And to ensure that government of the every state is carried on in accordance with the provision of the constitution. Alright, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है. अगर जैसे मान लो अरुणाचल पे जैसे अटैक हुआ था 62 में, ठीक है, वहां पे चाइनीज ने एक्सटर्नल एग्रेशन दिखाया था, तो उस केस में भी आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते थे वहां के सेंटर के अंडर में आ जाएगा सब. और यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, एक तरह का आर्म रेबेलियन ही चल रहा है वहां पर, तो आपको अब तक 355 का यूज कर लेना था और अंडर 356 आपको लगा देनी थी प्रेसिडेंट रूल. इसी के साथ एक 365 आर्टिकल भी आता है, इसको भी याद रखिएगा. ये होता है कि सेंटर जो डायरेक्शन देगा वो स्टेट को माननी होगी, अदरवाइज सेंटर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है. तो ये मिजोरम के केस में इंप्लीमेंट होना चाहिए था ये आर्टिकल. मिजोरम ने क्या किया है, पहले तो उसको बॉर्डर फेंसिंग करने को बोला गया था क्योंकि म्यांमार से काफी इलीगल माइग्रेंट्स एंटर कर रहे हैं, तो इसने बॉर्डर फेंसिंग करने से मना कर दिया सेंटर को. ठीक है, दूसरा सेंटर ने कहा ठीक है मत करो, लेकिन बायोमेट्रिक डिटेल्स लेके रखो इन लोगों की, ताकि इनको बाद में वापस भेजा जा सके. तो मिजोरम ने ये भी मना कर दिया. उसका कहना है कि ये हम लोग कुकी हैं और ये लोग चिन हैं, एंड वी हैव एथनिक टाइज. ठीक है, तो ये हमारे भाई बंधु हैं. तो उससे हुआ क्या है, मिजोरम ने दोनों ऑर्डर्स डिसऑबे किए हैं सेंटर के, बट फिर भी सेंटर ने आर्टिकल 365 का यूज नहीं किया है वहां. ओके, तो रिमेंबर दीज 3 आर्टिकल. 355 सेंटर्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनल रेबेलियन एंड एक्सटर्नल एग्रेशन. 356 प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल. एंड 365 सेंटर्स की डायरेक्शन ऑबे करनी चाहिए स्टेट को. ठीक है, यहाँ पर केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, 44,000 करोड़ का है. ठीक है, फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से ये काफी लेट चल रहा है, डिले चल रहा है. नाउ लोन्स फ्रॉम सेंटर टू कीप स्टेट गवर्नमेंट कैपेक्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सेम चीज बार बार नहीं डिस्कस करेंगे. ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन. ओके, होप यू लाइक द एनालिसिस. डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट, एंड थैंक यू फॉर joining this session. Keep learning.